बेहतर जीवन की ललक, जीवन जीविका का संकट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज का निर्माण उत्पादन प्रणाली से बनता है। मतलब उत्पादन प्रणाली ही वह धुरी है जिसके इर्द गिर्द समाज घूमता है। यानी उत्पादन प्रक्रिया बदलने से समाज बदल जाता है। उदाहरण के लिए, जब आदमी झुंड में रहता था तो वह जानवरों जैसा ही रहता था। उसको अपने पराया का ज्ञान नहीं था और कोई ठौर ठिकाना निश्चित नहीं था। बद तो था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ भोजन की चिंता रहती थी। उसके लिए जीविका का साधन उत्पादन प्रणाली सिर्फ और सिर्फ शिकार था। इसलिए वह समाज नहीं, एक समूह था जिसमें कोई नियम कानून या संविधान नहीं था। बलशाली ही समूह प्रमुख बना रहता था, जो शिकार करने में और सुरक्षा करने में आगे रहता था। उसी के पीछे समूह रहता था। माँ, बहन, पत्नी, भाई, पिता किसी की पहचान नहीं थी। भाषा भी बोली कम, सांकेतिक ज्यादा थी। जब जीविका का साधन शिकार से आगे बढ़कर जमीन हो गया तो मनुष्य स्थिर हो गया। समुदाय के रूप में अपना ठौर ठिकाना निश्चित करने लगा। पानी की उपलब्धता के लिए नदी, बरसात धूप से बचाने के लिए गहवर, पहाड़ों की कंदरा ठिकाना बनने लगा और एक निश्चित ठिकाने पर रहने से निजी रिश्ते भी बनने लगे। शायद तभी माँ, बहन, पत्नी, भाई की पहचान भी बढ़ने लगी, यानी परिवार का जन्म हुआ। और कालांतर में बलशाली समूह का एक वर्ग ही अस्तित्व में आ गया, जो समुदाय के अन्य हिस्से से श्रम करवाते और उनके श्रम के उपज में एक हिस्सा या एक अंश हिंसक जानवरों और दूसरे समुदाय से सुरक्षा के नाम पर वसूली लगे। इस प्रकार समाज में बलशाली लोगों का एक वर्ग और दूसरा दास वर्ग अस्तित्व में आया, जो एक दूसरे पर अन्योनाश्रित थे। यानी एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं होता। मतलब बलशाली समूह के बगैर दास वर्ग का कोई अस्तित्व नहीं और दास वर्ग के बतौर बलशाली वर्ग का कोई अस्तित्व नहीं। जैसे बिना प्रजा का कोई राजा नहीं हो सकता और बिना राजा का कोई प्रजा नहीं हो सकता। जब तक जीविका का मुख्य साधन, उत्पादन का साधन जमीन बनी रही, तब तक सामंत, किसान या राजा प्रजा का अस्तित्व बना रहा। मानव समाज के ज्ञात इतिहास या प्रमाणिक इतिहास, नदी घाटी की सभ्यताओं के इतिहास से लेकर औद्योगिक क्रांति तक दुनिया में लगभग कमोवेश सामंती समाज यानी राजा प्रजा का ही समाज रहा है, जिसका आयाम वह विस्तार बहुत अनंत है और लगभग एक जैसा ही रहा है। एक सूत्र में पिरोया जैसा लगेगा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद माल अस्तित्व में आया और जीविका का साधन उत्पादन प्रणाली पूंजीवादी बननी प्रारंभ हुई। अंग्रेज अपना माल बेचने, कच्चा माल प्राप्त करने, सस्ता श्रम हासिल करने के लिए पूरी दुनिया में गए। बहुत जगहों पर राजाओं को खत्म करके, कहीं राजाओं से दोस्ती करके कच्चा माल सस्ता श्रम सहित हासिल किए, अपना माल बेचे, मुनाफा कमाए और इस प्रक्रिया में पूरी दुनिया पर राज किए। और इसी प्रक्रिया में दुनिया भर में एक नए वर्ग, मजदूर वर्ग का उदय हुआ और दूसरे नए मालिक यानी पूंजीपति वर्ग भी अस्तित्व में आया। भारत में अंग्रेज मुगल काल में आए। यहाँ दुनिया के अन्य देशों स्वयं अपने देश में भी मुनाफा कमाने की प्रणाली मजबूत करने के लिए राजाओं को खत्म किया, राजा प्रजा सामंती प्रणाली को ध्वस्त किया। लेकिन भारत में इसके उलट यह राजा प्रजा की प्रणाली को समूल नाश करने के बजाय संरक्षित किए। अपने हित में कुछ जगहों पर कुछ अंश खत्म किए, लेकिन अधिकांश हिस्से में इस प्रणाली को कायम रखें और मजबूत किए। इसी क्रम में परिवार और समाज बनने की प्रक्रिया में भारत में विभिन्न तरह के पेशे विकसित होते गए और सामंती समाज में पेशे के आधार पर जातियां अस्तित्व में आई, जिसे अंबेडकर जी ने शूद्र कौन में बताते हैं कि जाति बनने की प्रक्रिया उस समय निर्धारित किए गए कर्म से च्युत लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार रोक दिए जाते थे। इसके लिए बाकायदा एक संस्था बनी थी जो प्रत्येक 7 वर्ष में कर्म से च्युत लोगों की समीक्षा करती थी और कर्म से च्युत हुए लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार से विरत करती थी और कर्म से च्युत लोगों में से सत्कर्म करने वालों को यज्ञोपवीत संस्कार करने की छूट भी देती थी। इसी प्रकार कर्म से च्युत लोग जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, वह कालांतर में शूद्र बने। शूद्र यानी प्रजा वर्ग, जिसमें उत्पादन से लेकर सेवा कर्म करने वाले सभी लोग आते थे।
जो अपने लिए नहीं बल्कि सामंती वर्ग के लिए उत्पादन करने व सेवा करने के लिए बाध्य थे। लेकिन कर्म के आधार पर यज्ञोपवीत संस्कार से बहिष्कृत कर शूद्र बना देने वाली सामंती संस्था की विद्वत जनों की बैठक करने का प्रमाण नहीं मिलता है। एक तरह सामंती संस्था की वैचारिक नियामक संस्था ब्राह्मण बाद ही कर्म के आधार के जगह जन्म के आधार पर कर्म तय करने लगे और बाकायदा सामंती समाज में विभिन्न पेशा करने वालों को जन्म से ही जाति प्रणाली में आबद्ध कर दिया। अंग्रेज भारत में आए तो कुछ जगहों पर अपने फायदे के लिए जाति व्यवस्था को तोड़े महिलाओं को कुछ अधिकार दिए, शूद्र जातियों को भी पढ़ने लिखने का सीमित अधिकार दिए, लेकिन कुल मिलाकर मुनाफा कमाने की सीमा तक इस पर गतिशीलता को आगे बढ़ाए। इसके उलट जमींदारी प्रथा को मजबूत करते हुए माल उत्पादन व मुनाफा की गारंटी के लिए उत्पादक वर्ग जो जातियों के रूप में अस्तित्व में था को सचेत रूप से उत्पादन के किसी स्रोत से अलग ही किते रहे और अपनी दोहन प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए जल जंगल जमीन पर दांत गड़ाने लगे, जहां सदियों से परंपरागत पुश्तैनी पेशा करने वाले लोगों समुदायों को उजाड़े जाने लगा, जीवन जीविका का साधन छीना जाने लगा। लेकिन यह सब सुधार और विकास के आवरण में किया जाता था। उसी माल मुनाफा उत्पादन प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए आजादी के बाद भी भारतीय शासक वर्ग बकायदा कायम करते हुए आगे बढ़ाता रहा। इस प्रणाली को आगे बढ़ाने में जंगल पर आश्रित समूचे आदिवासी समुदाय को जल जंगल संसाधन पर जीवित समूचे मछुआ और नाविक समुदाय को जमीन पर आश्रित किसान समुदाय को तबाह बर्बाद करके उजाड़ करके मजदूर बना देने का काम किया गया। बकायदा यह सब आदिवासियों मछुआरों नाविकों किसानों को बेहतर सपना विकास का सपना दिखाकर किया गया और आज वही प्रणाली दिन दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ाई जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज अति उत्पादन के संकट से माल उत्पादन का काम धीमा हो गया है। माल को भोगने के लिए भोगवृत्ति बढ़ाने का काम जोरों पर है। ऐसे में मजदूर वर्ग के अंदर भी उत्पादन करने सृजन करने की जगह भोगवृत्ति सचेत रूप से बढ़ाई जा रही है, जहां मुनाफाखोरों की अपनी पूंजी जैसे तैसे अथाह बढ़ा लेने की हवस पैदा है और वे प्रत्येक मनुष्य को मनुष्य नहीं बल्कि एक उपभोक्ता बना देने पर आमादा हैं। जहां बीमार आदमी उनके लिए माल है, हर छात्र उनका ग्राहक है, हर महिला उनके लिए पूंजी बढ़ाने की मशीन है, उनके लिए धर्म जाति और संप्रदाय पूंजी कमाने बढ़ाने व संरक्षित करने का मजबूत कवच है। जिस व्यक्ति या समुदाय से पूंजी उत्पन्न नहीं होती वे उनके लिए बेकार हैं और इस दुनिया में उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए, यानी उनका कोई सपना अधिकार नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति जाति समूह या समुदाय के साथ साथ जिस किसी भी इकाई के बेहतर जीवन विकसित करने के लिए जरूरी है कि इस उत्पादन प्रणाली में उस व्यक्ति जाति समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित कराने की गारंटी हो। मसलन आदिवासियों को जंगल से, मछुआरों नाविकों को जल से, किसानों को जमीन से बेदखल कर दिया गया, लेकिन इनको इस माल उत्पादन प्रणाली में कोई जगह नहीं दिया गया। इसके लिए सचेत रूप से शासक वर्ग रीति नीति व संविधान में बदलाव करता जा रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार सिर्फ पैसे वालों के लिए संरक्षित किया जा रहा है। आरक्षण का दरवाजा भी बंद किया जा रहा है। लेकिन इस माल उत्पादन प्रणाली में एक मजदूर वर्ग भी पैदा हुआ है, जिन्हें आज सिर्फ उपभोक्ता बना देने की कोशिश हो रही है, के अंदर जीवन जीविका का संकट पैदा किया गया है और बेहतर जीवन की ललक भी जागी है। जीवन जीविका का संकट और बेहतर जीवन की ललक हर जाति समुदाय के अंदर विकसित हुआ है, चाहे वह उत्तर प्रदेश, बिहार हो, दिल्ली, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल हो। रूप में अंतर हो सकता है, अभिव्यक्ति में भिन्नता हो सकती है, लेकिन मूल में कोई अंतर नहीं होगा। और जीवन जीविका का संकट और बेहतर जीवन की ललक समूचे मजदूर वर्ग को एक सूत्र में जोड़े हुए हैं। जरूरी है इसको जगाने और मजबूत करने की। जाति समुदाय चाहे आदिवासी, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े हो की बेहतरी चाहने वाले, उन्नति चाहने वाले व्यक्ति, समुदाय, संगठन को अपने जाति, समुदाय, आदिवासी, दलित, पिछड़ों में मजदूर वर्ग की चेतना विकसित करना होगा।
क्योंकि इन समुदायों में सामंती ब्राह्मणवादी विचार के तहत अपने को मजदूर मानना तौहीन समझने की भ्रामक समझदारी संस्कार बन चुका है। जबकि मजदूर का मतलब सिर्फ गारा मिट्टी देना, हरी बेगारी करना ही नहीं है, बल्कि मजदूर का मतलब उत्पादन प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग होना है, यानी सृजन में भागीदार होना है। अनाज का हो, मकान का हो, कपड़े का हो, तकनीकी ज्ञान विज्ञान का हो, सब में एक नया जीवन, नया चीज पैदा करने का नाम मजदूरी है, और यह काम करने वाला मजदूर है। पूंजीपतियों के लिए भी माल उत्पन्न करने वालों का नाम मजदूर है, और सबके लिए अपने द्वारा उत्पन्न माल पर सामूहिक मालिकाना हक जताने की चेतना ही मजदूर वर्ग की चेतना है। और इस चेतना से लैस होने पर उत्पादन के साधन और सोच पर मालिकाना हक जताने का काम है। इसी साधन और सोच पर कब्जा करके शासक वर्ग समाज और राजनीति पर कब्जा जमाए हुए हैं। इसलिए निषाद समाज के साथ साथ किसी भी जाति समुदाय की बेहतरी सिर्फ इस लूट तंत्र में कुछ मुट्ठी भर लोगों की भागीदारी से नहीं होगी, बल्कि 90% लोगों की जीवन जीविका के संकट और बेहतर जीवन की ललक को हल करते हुए इस उत्पादन प्रणाली में जगह सुनिश्चित करानी होगी। ऐसा करके ही हम उत्पादन प्रणाली में शामिल होकर मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं और समूचे उत्पादन प्रणाली को उलटकर 90% लोगों के लिए बेहतर जीवन की ललक को पूरा कर सकते हैं।